हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज वापस से शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज नंबर 20। ठीक है, इससे पहले 19 क्वेश्चन सीरीज अपन इसमें करा चुके हैं। आज अपन का फंडामेंटल से ही संबंधित क्वेश्चन सीरीज नंबर 20 की आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस 19 भी इम्पोर्टेंट थी, उसी तरह आज की क्लासेस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्सेट के मेन एग्जाम्स के लिए, डीएसएसबी के लिए, ईएसआईसी के लिए, जीएमसीएच के लिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रेक इन द कंटिन्यूटी अंडरलाइंग टिश्यू ऑफ द स्किन दैट इज फॉर्म्ड बाई ब्लंट इंजरी इज नोन एज। ठीक है, या तो इंजरी या ब्लंट इंजरी की वजह से क्या हुई है, अंडरलाइंग टिश्यू क्या हुए हैं, ब्रेक हुए हैं स्किन के, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ओपन वुंड, ऑप्शन बी क्लोज वुंड, ऑप्शन सी सेप्टिक वुंड, ऑप्शन डी असेप्टिक वुंड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है क्लोज वुंड। क्या बोल रहा है? अंडरलाइन टिश्यू हुए हैं, ठीक है, क्या हुए हैं, ब्रेक, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज वुंड बोलते हैं। ठीक है, ओपन वुंड कब होता है? जब किसी शार्प ऑब्जेक्ट से स्किन डैमेज होती है। ठीक है, क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्किन डैमेज होती है, किससे? शार्प ऑब्जेक्ट से, उसको बोलते हैं ओपन वुंड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है क्लोज वुंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अनएक्सपेक्टेड वुंड दैट आर फॉर्म्ड इन अनस्टेराइल फील्ड। अनएक्सपेक्टेड वुंड दैट आर फॉर्म्ड इन अनस्टेराइल फील्ड वेयर एजेस ऑफ वुंड आर इरेगुलर एंड टर्न नॉन एज। मतलब अनएक्सपेक्टेड वुंड है दैट आर फॉर्म इन, कहाँ पे? अनस्टेराइल फील्ड। ठीक है, जहाँ पे एजेस क्या है, वुंड आर इरेगुलर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन वुंड नहीं होगा, क्लोज वुंड नहीं होगा, सेप्टिक वुंड, यस, इसको क्या बोलते हैं? सेप्टिक वुंड बोलते हैं। ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है किस पे? अनस्टेराइल फील्ड पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सेप्टिक वुंड। ठीक है, समझ में आ गया? ओपन वुंड क्या होते हैं? ओपन वुंड होते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा था, म्यूकोजल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो कंटिन्यूटी होती है अंडरलाइंग टिश्यू की, अंडरलाइंग टिश्यू की जो कंटिन्यूटी है किसमें? क्लोज वुंड में। ओपन वुंड में क्या होता है? ओपन वुंड में होता है कि जो कंटिन्यूटी है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्किन की, वो क्या होती है? शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से, शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होती है? डैमेज होती है, उसको बोलते हैं ओपन। और जो क्लोज वुंड होता है उसमें क्या होता है? कंटिन्यूटी अंडरलाइंग टिश्यू की क्या होती है? स्किन ब्रेक होती है, किसकी वजह से? ब्लंट ऑब्जेक्ट्स की वजह से या ब्लंट ट्रॉमा की वजह से। ठीक है, ये दो ही कंडीशन में क्या होता है? क्लोज वुंड होता है। सेप्टिक वुंड कहाँ पे होता है? जहाँ पे अनस्टेराइल फील्ड होता है और उसके एजेस क्या होते हैं? एजेस क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं। ठीक है, रेगुलर नहीं होते हैं। रेगुलर कब होंगे? जब शार्प ऑब्जेक्ट से होता है तब उसके रेगुलर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? ये अनस्टेराइल फील्ड में हुई है। एजेस ऑफ वुंड आर क्या है? इरेगुलर और टर्न्ड है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सेप्टिक वुंड। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन इंटेस्टाइन इज कम आउट फ्रॉम द गैप ऑफ वुंड। क्या पूछ रहा है? प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है कब, जब इंटेस्टाइन है पेशेंट की, कम आउट बाहर आ गई है, गैप ऑफ वुंड, किसी वुंड है पेशेंट को, उससे इंटेस्टाइन कहाँ पे आ गई है? बाहर आ गई है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है। मैंने इससे प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन अगर पूछ रहा है तो सबसे बेसिक से बेसिक जो चीज़ होती है वो होता है नर्स का काम। ठीक है, तो वो अपन को सोचना है, उस लेवल पर जाके सोचना है, तब उसका आंसर आपका करेक्ट हो पाएगा। ऑप्शन ए इंसर्ट मैनुअली, ठीक है, ऑप्शन बी इन्फॉर्म टू ड्यूटी डॉक्टर, ऑप्शन सी कवर विथ 4x4 गॉज, ऑप्शन डी कवर टू द साइड विथ 4x4 सलाइन सॉक्ड स्टाइल गॉज पीस। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट राइट आंसर क्या होगा? नर्सिंग प्रायोरिटी में क्या होगा? कवर टू द साइड विथ 4x4 सलाइन सॉक्ड स्टाइल गॉज पीस। ठीक है, ये है सही है, लेकिन ये आधा सही है। ठीक है, अगर परफेक्ट आंसर पूछा जाएगा तो कवर द साइड विथ 4x4 सलाइन सॉक्ड स्टाइल पीस, मतलब जो गॉज पीस है उसको भी गीला करके उसके ऊपर से कवर किया जाएगा, उसको इंसर्ट मैनुअली नहीं करते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्म टू डॉक्टर जब क्या पहले इसको कर दोगे। तो अभी की कंडीशन में क्या है? ये प्रायोरिटी पूछ रहा है नर्सिंग एक्शन। नर्सिंग एक्शन में क्या आ जाएगा? कवर द साइट विथ 4x4 सलाइंस ऑफ स्टाइल गॉज पीस। ठीक है, अपन ने कुछ अभी वुंड के प्रकार पढ़े थे,
उसमें अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आपको उसमें कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ओपन वुंड क्या होते हैं? ओपन वुंड क्या होता है? ब्रेक ब्रेक इन द continuity of the mucous membrane of skin that is formed by या injury with sharp object। ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट से अगर कोई इंजरी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? कंटिन्यूटी क्या होगी? म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या होगी? ब्रेक होगी। ठीक है, स्किन की, दैट इज फॉर्म बाय इंजरी विद शार्प ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? ओपन वुंड। ये आ गया समझ में? चलिए अगला देखते हैं। अगला दूसरा था क्लोज वुंड, है ना। क्लोज वुंड क्या होता है? क्लोज वुंड क्या होता है? क्लोज वुंड क्या होता है? क्लोज वुंड होता है ब्रेक इन द continuity underlying tissue of the skin that is formed by blunt injury। ये किससे होंगे? ब्लंट इंजरी से। तो क्या होगा? ऊपर की स्किन ब्रेक हो नहीं हो, लेकिन उसकी जो अंडरलाइंग टिश्यू हैं वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोज वुंड। समझ में आ गया? ओपन में क्या था? कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही थी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्किन की। ठीक है, किसकी वजह से? शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से हो रही है। ठीक है, तीसरा अपन देखते हैं इसमें। तीसरा होता है इसमें सेप्टिक। तीसरा होता है सेप्टिक वुंड। कौन सा होता है? सेप्टिक वुंड। सेप्टिक वुंड तीसरा। ठीक है, सेप्टिक वुंड क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड वुंड that are formed in अनस्ट्राइल फील्ड विथ या फिर वेयर एजेस क्या होंगे? एजेस ऑफ वुंड आर इरेगुलर। ठीक है, एजेस ऑफ वुंड क्या होंगे? इरेगुलर होंगे। और कैसे होंगे? टर्न्ड। और ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं, मान के चलिए कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट कैसे होता है? अनएक्सपेक्टेड जगह पे होता है एक्सीडेंट। ठीक है, और कहाँ पे होता है? अनस्टाइल फील्ड में होता है। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, तो अनस्टाइल फील्ड उसको मानेंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट अनएक्सपेक्टेड ही होता है। तो वो जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेप्टिक वुंड। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में? चलिए अगला देखते हैं। एक होता है असेप्टिक वुंड। अब सेप्टिक और असेप्टिक में कन्फ्यूजन मत लाना। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट जैसा लगता है अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। कौन सा? असेप्टिक।
असेप्टिक वुंड। असेप्टिक वुंड क्या होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सर्जिकल वुंड। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, वुंड इज फॉर्म्ड इन स्टाइल फीड। स्टाइल फील्ड ये कहाँ पे होते हैं, ओटी में अगर कोई वुंड क्रिएट किया जा रहा है तो वो क्या है, स्टाइल फील्ड ही हो गया। ठीक है, बाई किसके द्वारा, ट्रेंड सर्जन। ठीक है, ट्रेंड सर्जन। वहाँ पे एजेस कैसे होंगे, जो एजेस होंगे ये कैसे होंगे, ये फाइन होंगे और कैसे होंगे, रेगुलर होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक पेशेंट है जिसका जो वुंड है वो स्टाइल फील्ड पे हुआ है, ठीक है, और वो किसी ट्रेंड सर्जन ने किया है, एजेस उसके फाइन है, रेगुलर हैं, तो उसको कौन सा वुंड बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे असेप्टिक वुंड। ये आ गया समझ में। तो वुंड के 4 प्रकार थे, चारों अपने बता दिया, असेप्टिक, सेप्टिक, ओपन और क्लोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच बैंडेज मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा ये जो होते हैं वुंड जो होते हैं इनकी स्टेज होती हैं। ठीक है, जो वुंड होते हैं इनकी भी स्टेज होती हैं, तो वुंड की जो स्टेज है उनको भी समझ लेते हैं इसी में। वुंड की जो स्टेज होती है उनमें से पूछा जाता है क्वेश्चन के ऐसी ऐसी कंडीशन है तो ये कौन सी स्टेज में है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होती है, सबसे पहले होती है इन्फ्लामेटरी स्टेज। फर्स्ट, ठीक है, इन्फ्लामेटरी स्टेज का इसका ड्यूरेशन क्या होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स। इसकी जो शुरुआत के 24 घंटे हैं वो कौन सी स्टेज है इसकी, इन्फ्लामेटरी स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीमोस्टैसिस इज प्रेजेंट इन दिस स्टेज। क्या होता है, हीमोस्टैसिस इज प्रेजेंट इन दिस स्टेज। ठीक है, और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें रेडनेस देखने को मिलती है। ये शुरुआत की फाइंडिंग बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज बता रहा हूँ। ठीक है, रेडनेस होती है, पेन होता है, ठीक है, और इसमें वार्मनेस होती है। ठीक है, और क्या होता है, पेन होता है, रेडनेस होती है और वार्मनेस होती है। ठीक है, और ये कब तक होती है, 24 आवर्स के लिए। और ये कौन सी स्टेज है वुंड की, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज कौन सी होती है, सेकंड स्टेज है वो कौन सी होती है, उसको भी देख लेते हैं। सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज इसका नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव स्टेज। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ये होता है 3 to 5 डेज तक। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और म्यूकस कलेक्ट होने लग जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, सेकंड स्टेज है, प्रोलिफरेटिव स्टेज बोलते हैं। टाइम इसका ड्यूरेशन 3 से 5 दिन, और हीलिंग स्टेज भी बोलते हैं इसको। इसमें म्यूकस कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, कहाँ पे, वुंड एरिया पे। ठीक है, फिर इसकी थर्ड स्टेज कौन सी होती है, थर्ड स्टेज होती है इसकी जो थर्ड स्टेज होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको फाइब्रोब्लास्टिक बोलते हैं। फाइब्रोब्लास्टिक स्टेज। ठीक है, ये कब से स्टार्ट होती है, ये 4th डे से स्टार्ट होती है। कब तक होती है,
2 से 4 वीक। डाटा याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड स्टेज होती है फाइब्रोब्लास्टिक स्टेज बोलते हैं। 4th डे से 2 to 4 वीक तक की जो ड्यूरेशन होती है उसको फाइब्रोब्लास्टिक स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन, ठीक है। आगे समझ में। थर्ड स्टेज फाइब्रोब्लास्टिक स्टेज बोलते हैं। 4th डे से 2 to 4 वीक तक ये चलती है और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब 4th स्टेज भी देख लेते हैं। 4th स्टेज क्या है, 4 ही स्टेज होती हैं इसकी टोटल। तो जो 4th स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैचुरेशन स्टेज। कौन सी स्टेज, मैचुरेशन स्टेज। कौन सी होती है, 4th होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मैचुरेशन स्टेज। ठीक है। ये कब से स्टार्ट होती है, 2 to 3 वीक, 2 to 4 वीक में वो थी, तो ये होती है 3rd वीक से स्टार्ट होती है मैचुरेशन स्टेज। और ये कब तक चलती है, 6 to 12 मंथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैचुरेशन स्टेज। यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन जो वुंड है वो कंप्लीट हील्ड होता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे एक पेशेंट है जिसको वुंड हो गया तो उसकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट हीलिंग कब होगी, ठीक है, तो मैचुरेशन स्टेज में होगी। और कब होगी, 6 to 12 मंथ के बीच में उसकी एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मैचुरेशन इसका हो जाएगा, ये हील हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। एम्स में भी ये पूछा गया है ये क्वेश्चन कि एक पेशेंट है जिसको वुंड क्रिएट हो चुका है तो उसकी जो मैचुरेशन स्टेज है वो कब एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कब तक ठीक हो जाएगा, तो 6 to 12 मंथ में ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। आपकी थ्योरी की भी क्लास करवाएंगे जिसमें ये सारा डाटा जो इसमें क्वेश्चन में रह जाएगा वो भी अपन इसमें क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन चालू कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो आपको क्लासेस का पता रहेगा, ठीक है। और डेली क्लासेस चलती हैं तो यूट्यूब पर जाके विजिट कर लो, MCN 697 सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। आप जो वीडियो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करोगे तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच बैंडेज मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्या पूछ रहा है, बैंडेज पूछ रहा है। कौन सी बैंडेज है जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है कहाँ पे, क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ऑप्शन ए इलास्टिक बैंडेज, ऑप्शन बी गॉज बैंडेज, ऑप्शन सी ड्राई बैंडेज, ऑप्शन डी कंप्रेशन बैंडेज, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमनली बैंडेज कौन सी यूज होती है तो उसके लिए राइट आंसर क्या होगा, उसके लिए राइट आंसर होगा गॉज बैंडेज। सिर्फ बैंडेज पूछ रहा है, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे। तो ये मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सी यूज होती है, गॉज बैंडेज, ठीक है। इलास्टिक बैंडेज को और क्या बोलते हैं, इलास्टिक बैंडेज को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रैप बैंडेज भी बोलते हैं, ठीक है। क्रैप बैंडेज भी बोलते हैं। और इसको क्यों लगाते हैं, इम्प्रूव सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हीट क्रिएट करता है, ठीक है, हीट प्रोवाइड कराता है। और ये क्या करता है, ये एडिमा को कम करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इलास्टिक बैंडेज, गॉज बैंडेज मोस्ट कॉमनली यूज होती है, ठीक है। गॉज बैंडेज क्या होती है, इसमें अलग अलग तरह की आती है, 1 इंच की आती है, 2 इंच की आती है, 3 इंच की आती है, 3.5 इंच की आती है, 4 इंच की आती है, 6 इंच की आती है। उसको भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कि कौन से इंच की किस में काम आती है, ठीक है। फिर आती है तुम्हारी ड्राई बैंडेज। ड्राई बैंडेज क्या होती है, तो जो ड्राई बैंडेज है उसको वो क्या होती है, ये करती है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, बस इसका यही काम है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है ड्राई बैंडेज, ठीक है। ड्राई बैंडेज क्या होती है, दैट आर यूज फॉर कवर द वुंड और प्रोटेक्ट द इन्फेक्शन, ठीक है। कंप्रेशन बैंडेज क्या होती है, कंप्रेशन बैंडेज होती है किसके लिए, ब्लीडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लीडिंग को प्रोटेक्ट करेगी। समझ में आ गया। ड्राई बैंडेज क्या करेगी, इन्फेक्शन से बचाएगी। कंप्रेशन बैंडेज क्या करेगी, ब्लीडिंग से प्रोटेक्ट करेगी,
ठीक है। इलास्टिक बैंडेज क्या करेगी, क्लैप बैंडेज भी बोलते हैं, और ये हीट प्रोवाइड करती है और ये इम्प्रूव करती है सर्कुलेशन को, और क्या करती है, एडिमा को कम। चारों समझा दी, ठीक है। चलिए, अगर मोस्ट कॉमनली यूज बैंडेज पूछे तो क्या होगा, गॉज बैंडेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ बैंडेज यूज इन क्लेविकल बोन फ्रैक्चर, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि किसी को क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हो गया है तो कौन से टाइप की बैंडेज यूज की जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए टी बैंडेज, ऑप्शन बी कैप्लिन बैंडेज, ऑप्शन सी फिगर ऑफ 8 बैंडेज, ऑप्शन डी स्पाइका बैंडेज, ठीक है। तो अगर किसी को एल्बो, ठीक है, एल्बो के बाद तुम्हारा हो गया नी, ठीक है, नी के बाद हो गया तुम्हारा एंकल, ठीक है, एंकल के बाद होगी तुम्हारी रिस्ट, ठीक है, और रिस्ट के बाद हो गई क्लेविकल, रिस्ट की क्या बात हो गई, रिस्ट के बाद हो गई क्लेविकल। तो इन सब में जो बैंडेज यूज होती है वो होती है फिगर ऑफ 8, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कई बार ये पूछ लिया जाएगा कि एल्बो में फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, एल्बो में क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो कौन सी बैंडेज, किस प्रकार की बैंडेज यूज की जाएगी, ठीक है। तो क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया, एल्बो फ्रैक्चर हो गया, नी फ्रैक्चर हो गया, एंकल फ्रैक्चर हो गया, रिस्ट फ्रैक्चर हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, फिगर ऑफ 8 जो बैंडेज है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। और फिगर ऑफ बैंडेज है, फिगर ऑफ 8 है, इसी को एम्पुटेशन के बाद भी यूज किया जाता है। ये की पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन क्या होता है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है एम्पुटेशन, तो इससे भी संबंधित एक क्लास प्रीवियस क्लास में हुई है, वो देख लेना जाके। तो एम्पुटेशन अगर किसी का हुआ है, ठीक है, किसी के दोनों पैर किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी को गैंग्रीन हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, या एक्सीडेंटल की वजह से उसका सर्कुलेशन नीचे का बंद हो गया, तो उसकी वजह से अगर उसके पैर काट दिए गए हैं तो उस कंडीशन में एम्पुटेशन होगा। एम्पुटेशन होने के बाद भी यहाँ पर फिगर ऑफ 8 बैंडेज का यूज किया जाता है, ठीक है। होप्स हो कि ये आ गया होगा समझ में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी का एम्पुटेशन हुआ है, चलो इसको डिस्कस करते हैं, एम्पुटेशन को भी थोड़ा सा, जो उस प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस नहीं करा है, अब मुझे याद आया तो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई पूछे आपसे कि एम्पुटेशन हुआ है, एम्पुटेशन हुआ है कहाँ का, ठीक है, बिलो नी, बिलो नी अगर एम्पुटेशन हुआ है तो उसके लिए कौन सी बेस्ट सूटेबल पोजीशन है, ये प्रायोरिटी याद रखना। बिलो नी है, ठीक है, बिलो नी अगर आपसे पूछा है तो उसके लिए कौन सी पोजीशन देंगे, तो उसके लिए पोजीशन होती है सुपाइन, सुपाइन एंड एक्सटेंशन ऑफ लेग या फिर नी। कौन सी पोजीशन देंगे, अगर बिलो नी हुआ है तो सुपाइन एंड एक्सटेंशन ऑफ लेग एंड नी। एम्पुटेशन कहाँ है, बिलो नी है। तो अगर यही क्या पूछते हैं, अबोव नी, अबोव नी अगर एम्पुटेशन हुआ है तब कौन सी पोजीशन देंगे, तब देंगे प्रोन पोजीशन। समझ में आ गया। अगर एम्पुटेशन अबोव नी है तो उसकी लिए बेस्ट पोजीशन पोस्ट ऑफ सर्जरी कौन सी होगी, सुपाइन एंड एक्सटेंशन ऑफ लेग एंड नी। और अगर अबोव नी उसका एम्पुटेशन हुआ है तो उसको प्रोन पोजीशन देंगे, ठीक है। ये आ गया समझ में। चलिए नोट कर लेना, कई बार क्वेश्चन डाल के पूछता है कि एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है और जस्ट रिसीव हुआ है ओटी से, तो अब उसको अबोव नी एम्पुटेशन हुआ है तो उसको कौन सी पोजीशन पर नर्स लेटाएगी, ठीक है। तो नर्स को पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन में लेटाना है, पता चलेगा नर्स फैल गई, ठीक है, तो फैलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप
पैटर्न ऑफ बैंडेज मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। कौन से टाइप का बैंडेज मोस्ट कॉमनली यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में? देखिए, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या था? ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन विच बैंडेज मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अभी क्वेश्चन क्या है? विच टाइप पैटर्न। तो टाइप और पैटर्न पूछ रहा है, ठीक है। उसका मोस्ट कॉमन वो पूछ रहा है कि विच टाइप पैटर्न ऑफ बैंडेज, कौन से पैटर्न का बैंडेज मोस्ट कॉमनली यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ऑप्शन ए टी बैंडेज, ऑप्शन बी कैप्लिन बैंडेज, ऑप्शन सी स्पाइरल बैंडेज, ऑप्शन डी स्पाइक का बैंडेज, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन होता है स्पाइरल बैंडेज। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा होता है? स्पाइरल बैंडेज, ठीक है। टी बैंडेज क्या होता है? टी बैंडेज क्या होता है? ये होता है पेरिनियल सर्जरी में यूज होता है। पेरिनियल सर्जरी में यूज होता है टी बैंडेज, ठीक है। दूसरा कौन सा है? कैप्लिन बैंडेज। तो जो कैप्लिन बैंडेज है, कैप्लिन बैंडेज किस में होता है? ये अगर हेड पे कोई ड्रेसिंग करनी है तो उसके लिए कैप्लिन बैंडेज यूज करते हैं, कैप्लिन टाइप का पैटर्न, ठीक। फिर कौन सी है? स्पाइरल बैंडेज। स्पाइरल बैंडेज क्या होती है? स्पाइरल बैंडेज मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होती है। और स्पाइरल जो होती है वो किस किस में यूज होती है? ये होती है थाई में, ठीक है, फोर आर्म में, ठीक है, लेग में और हेड में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। कैप्लिन बैंडेज हेड के लिए हो गई स्पेसिफिक। फिर कौन सी है? स्पाइक का बैंडेज। स्पाइक का बैंडेज क्या होती है? स्पाइक का नाम से ही पता चलता है, थोड़ा बहुत हिंट मिल रही है, ठीक है। यूज फॉर फ्रैक्चर ऑफ किसका? स्कैपुला या फिर वन साइड शोल्डर, ठीक है। चारों बैंडेज हो गए क्लियर? कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से पैटर्न है? होप सो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू बोन मैरो इज नॉन एज। अगर कोई ड्रग है उसको एडमिनिस्टर किया गया है, कहाँ पे? बोन मैरो के थ्रू किया गया है, ठीक है। तो वो उसको उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी? ऑप्शन ए इंट्रा आर्टिकुलर, ऑप्शन बी इंट्रा ऑसियस, ऑप्शन सी इंट्रा एथिकल, ऑप्शन डी इंट्रा कार्डियक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोन मैरो के थ्रू अगर कोई भी मेडिसिन दी जा रही है तो उसको बोलते हैं इंट्रा ऑसियस, ठीक है। और इंट्रा आर्टिकुलर क्या हो रहा है? कोई भी मेडिसिन, ठीक है। इंट्रा आर्टिकुलर क्या होता है? कोई भी मेडिसिन जॉइंट के थ्रू दी जा रही है, ठीक है। किसी जॉइंट में इंजेक्शन किसी को दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर। इसमें ज़्यादातर कौन सा देते हैं? हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। ये समझ में आ गया? ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू बोन मैरो इज नॉन एज इंट्राओसियस। इंट्रा आर्टिकुलर क्या हो रहा है? जॉइंट के थ्रू किसी को दिया जाता है तो उसको कौन सा बोलते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा एथिकल क्या होता है? एथिकल क्या होता है? इसको इंट्रा स्पाइनल भी बोलते हैं। इंट्रा एथिकल को ही क्या बोलते हैं? स्पाइनल। और इसमें कब देते हैं? लंबर पंचर, लंबर पंचर या फिर स्पाइनल एनेस्थेसिया में। स्पाइनल एनेस्थेसिया और लंबर पंचर के उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा एथिकल। इंट्रा कार्डियक क्या होता है? इंट्रा कार्डियक क्या होता है? इंट्रा कार्डियक होता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, उसमें अगर डायरेक्ट कोई मेडिसिन दी जा रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्राकोस्टल स्पेस को इंट्रा कार्डियक मेडिसिन, ठीक है।
इसमें कौन सी मेडिसिन देते हैं, इसमें देते हैं कार्डियक अरेस्ट अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसमें एट्रोपिन देते हैं। पहले क्या देते थे, एड्री देते थे, एड्रेनलिन, लेकिन एड्रेनलिन अब क्या हो गया, नई अमेरिकन जो एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है उसमें एड्री को क्या कर दिया, बंद कर दिया है। ठीक है, तो अभी क्या देते हैं, अभी देते हैं एट्रोपिन। ठीक है, फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में सीपीआर के दौरान अगर कोई पेशेंट को आईवी लाइन नहीं है या फिर आईवी नहीं देना चाह रहे तो डायरेक्ट हार्ट के अंदर एट्रोपिन दिया जाता है ताकि उसका हार्ट रेट वापस आ जाए या उसकी कार्डियक एक्टिविटी वापस से आ जाए, तो कोशिश की जाती है। तो डायरेक्ट फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस के थ्रू डायरेक्ट मेडिसिन दिया जाता है एट्रोपिन, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा कार्डियक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, होप्स तो समझ में आ गया होगा। मोन्टेक्स टेस्ट डन बाय विच रूट, क्या पूछ रहा है, मोन्टेक्स जो टेस्ट है वो कौन सी साइट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, मोन्टेक्स टेस्ट जो होता है, ऑप्शन ए IM, ऑप्शन बी ID, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन डी IB। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, मोन्टेक्स टेस्ट, तो मोन्टेक्स टेस्ट जो होता है वो कैसे होता है, वो होता है ID के थ्रू। अब ID में कौन कौन से आते हैं, AST भी ID से करते हैं। ठीक है, मोन्टेक्स भी करते हैं। ठीक है, और BCG भी ID के थ्रू ही लगता है। तो ये कौन से हैं, ID है। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो यहाँ पे जो ID कहाँ होती है, ID इंजेक्शन लगाते कहाँ हैं। ठीक है, तो ये जो ID होती है, ID इंजेक्शन जहाँ पे लगाया जाता है वो क्या होता है, इंसर्ट बिलो एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन। एपिडर्मिस लेयर में इसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी 4 आर्म है, वो मोस्ट कॉमन है, 4 आर्म में ज़्यादातर इसको लगाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर मोस्ट कॉमन में पूछा जाए तो 4 आर्म, बाकी एंटीरियर अपर चेस्ट भी होता है। ठीक है, एंटीरियर अपर चेस्ट और पोस्टीरियर अपर चेस्ट होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म भी होता है, पर मोस्ट कॉमनली कौन सा आता है, 4 आर्म। ठीक है, इसको याद रखना। इसमें अगर कोई पूछेगा ID के लिए साइज क्या होता है, तो इसमें होती है 26 गॉज की निडल। ठीक है, कितने गॉज की निडल होती है, 26 गॉज की। ये क्वेश्चन भी आया गया है। ठीक है, 2-3 बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ID के लिए जो प्रेफरेबल निडल साइज होगा वो क्या होगा, तो वो 26 गॉज की होगी। ठीक है, और ज़्यादा डीप कोई पूछता नहीं है, नहीं तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि जो लेंथ है उसकी निडल की वो कितनी होती है, तो 3/8 से 5/8। अगर कुछ ज़्यादा डिटेल में ही पूछे तो 3/8 से 5/8 निडल की लेंथ होती है। ठीक है, चलिए, और इसका जो एंगल होता है वो 10 to 15 डिग्री पे होता है ID का। ठीक है, जो एपिडर्मिस लेयर के अंदर डालते हैं तो उसका जो एंगल है निडल डालने का, उसका 10 to 15 डिग्री पे होता है निडल का एंगल इंसर्शन के लिए। ठीक है, इतना काफ़ी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन साइट फॉर वैक्सीनेशन, क्या पूछ रहा है, वैक्सीनेशन के लिए साइट पूछ रहा है। ऑप्शन ए डेल्टॉइड, ऑप्शन बी वेस्टस लैटरलिस, ऑप्शन सी ग्लूटियस मसल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वेस्टस लैटरलिस मसल्स। किसकी पूछ रहा है, वैक्सीनेशन के लिए पूछ रहा है। तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर वैक्सीनेशन। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और इसमें अगर कुछ देखें अपन तो जो बेस्टस लैटरलिस है वो उसकी जो साइट है, ठीक है, तो वो क्या होती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है। अब इसमें भी आउटर मिडल थर्ड ऑफ थाई, दोनों ही ठीक है, ठीक है। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, आउटर मिडल थाई ऑफ, आउटर मिडल थर्ड ऑफ थाई, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन साइट है किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा क्या पूछ रहा है, वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए इसका राइट आंसर होगा डेल्टॉइड। वेस्टर्न लैटरलिस किसमें, चाइल्ड में है ये, ठीक है। बेस्टस जो लैटरलिस है वो किसमें है, चाइल्ड में है, ठीक है। किसके लिए, आईएम के लिए, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। जो डेल्टॉइड है वो वैक्सीनेशन के लिए मोस्ट कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई आईएम लगाने के लिए तो बेस्टस लैटरलिस होगी। इसको मिटाता हूँ थोड़ा। जो बेस्टस लैटरलिस है वो किसके लिए है, वो आईएम के लिए है। और वैक्सीनेशन के लिए कौन सी है, डेल्टॉइड। ये आ गया समझ में, कन्फ्यूजन होना, उसमें थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया। क्या है, वैक्सीनेशन के लिए डेल्टॉइड और आईएम के लिए बच्चे में कौन सी, बेस्टस लैटरलिस मसल्स, ठीक है। अब जो ग्लूटियस मसल होती है, ग्लूटियस मसल किस काम आती है, तो जो ग्लूटियस मसल होती है तो उसमें कौन सी होती है, एक तो इसमें दो होती हैं ग्लूटियस में, एक तो होती है डॉर्सो ग्लूटियल, डॉर्सो ग्लूटियल, और एक होती है वेंट्रो ग्लूटियल। इसमें कन्फ्यूजन होना, ठीक है। ग्लूटियल मसल में कौन कौन सी है, तो डॉर्सो और वेंट्रो, ठीक है। तो इसमें कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, इसमें जेट्रेक से लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि जेट्रेक में कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं, जैसे एक तो आयरन लगाते हैं, ठीक है, और एक MgSO4 लगाते हैं, ठीक है। ये सारे आईएम इंजेक्शन हैं। और एक लगाते हैं हेलोपेरिडोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जेट्रेक के तहत लगाते हैं इसमें ग्लूटियल मसल में, ये अडल्ट में यूज की जाती हैं आईएम के लिए जनरली। और जेट्रेक में लगाते हैं, आयरन लगाते हैं जो हैवी, ये थोड़ा गाढ़ा रहता है इंजेक्शन, ठीक है। MgSO4 आईएम लगाते हैं अडल्ट में, और हेलोपेरिडोल ये इसमें लगाते हैं। अब अगर कोई पूछे ये जेट्रेक में ही क्यों लगाते हैं, तो जेट्रेक के एडवांटेज क्या होते हैं, जेट्रेक जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके एडवांटेज क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, जेट्रेक ही क्यों लगाते हैं, इसको देखते हैं। जेट्रेक के एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ जेट्रेक। तो इसकी जो एडवांटेज है वो क्या क्या करता है, एक तो प्रिवेंट करता है किसे, स्किन इरिटेशन को, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कोई दवाई दी है, अगर जेट्रेक के माध्यम से दी है, तो आपने यहाँ की नेडल यहाँ पे लगाई है, लेकिन स्किन को ऐसे ऐसे कर लिया, तो ये जो एक तो लीकेज को बचाएगा, क्योंकि लीकेज कहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, लेकिन यहाँ तो कोई होल ही नहीं है। अपन ने दिया यहाँ से, जब तक ये जो लेयर है वो इसको कवर कर लेगी तो एक तो लीकेज नहीं होगा, दूसरा ये इसको क्या है, इरिटेट नहीं करेगी, ठीक है। ये इसके फ़ायदे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आईएम में एक आइडियल अमाउंट क्या होना चाहिए, तो वो 3 ml है। ये क्वेश्चन में आया है कई बार कि 3 ml कितना देना चाहिए आइडियल, ठीक है। तो 3 ml देना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम कितना देना चाहिए आईएम के थ्रू, तो वो होता है 5 ml। ऐसा नहीं है कि 50 ml लगा दिया, ठीक है। और इसके लिए जो नेडल का साइज़ अगर पूछे कोई, नेडल साइज नेडल का साइज, तो जो नेडल का साइज होगा वह 22 गॉज।
अभी कितना था 26 गॉज था किसमें आईडी में, अब क्या लगा रहे हैं आईएम, आईएम में क्या होगा 22 गॉज, ठीक है। और क्या होगा इसमें और इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आता है, कॉम्प्लिकेशन किसका आईएम का, तो वो क्या होता है, वो होता है सिएटिक नर्व इंजरी। ये भी कई बार पूछा गया है, ये आईएम का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, क्या है सिएटिक नर्व इंजरी, ठीक है। अब वो पुरानी उसमें अपन प्रैक्टिस में क्या करते थे, उसको रब करते थे आईएम लगाने के बाद, तो वो रब नहीं करना चाहिए, ठीक है, रब नहीं करना चाहिए, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आएगा नहीं पर इसको रब नहीं करना चाहिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन साइट यूज फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, क्या पूछ रहा है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन साइट पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ऑप्शन बी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट बिलो स्कैपुला, ऑप्शन सी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट बिलो स्पेकुला, और तीसरा पूछा जस्ट बिलो द निप्पल टू इलियक क्रेस्ट एक्सेप्ट अम्लाइकस, ऑप्शन डी आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सबक्यूटेनियस के लिए मोस्ट कॉमन साइट पूछ रहा है, तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी, जस्ट बिलो द निप्पल टू इलियक क्रेस्ट एक्सेप्ट अम्लाइकस, इसका बेस्ट आंसर है। होते सारे ही हैं लेकिन अगर मोस्ट कॉमन पूछ रहा है या बेस्ट आंसर पूछ रहा है तो जस्ट बिलो द निप्पल टू इलियक क्रस्ट एक्सेप्ट अम्लाइकस, केवल अम्लाइकस को छोड़ के बिलो द निप्पल, और वो उसका सबक्यूटेनियस, ये अम्लाइकस हो गया, इसका जो एरिया है ये वाला, इसमें कहीं भी सबक्यूटेनियस, जनरली इंसुलिन के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा सबक्यूटेनियस के लिए अगर आप कोई पूछे कि इसके लिए निडल कितने गॉज की यूज करते हैं, 25 गॉज, ठीक है, कितनी 25 गॉज की, और इसकी लेंथ कितनी होती है, क्या चीज़ लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 5/8 इंच, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होता है या इसका जो एंगल होता है ये होता है 45 से 90 डिग्री पे सबक्यूटेनियस का, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है वो कितना होता है, सबक्यूटेनियस के लिए प्रेफरेबल अमाउंट क्या होगा, तो 1 to 2 ml, इसमें 10 क्वेश्चन आ गए तुम्हारे, ठीक है। कौन सी साइड, कितने गेज की निडल, कितने एंगल, कितना अमाउंट, सारी चीज़ें, कितने गॉज की निडल, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, PRN एब्रीविएशन यूज फॉर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, एब्रीविएशन आपने देखा होगा हॉस्पिटल सेटअप में करते हैं, HS है ना, SOS, और OD, BD, TDS, CM, PRN, SOS, स्टेट, AD, AS, OD, OS, A, SS, FS, ऐसे बोलते हैं, तो ये एब्रीविएशन है, ठीक है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज किए जाते हैं, मेडिसिन से संबंधित होते हैं, ठीक है, कि मेडिसिन कब को कब देनी है। तो इसमें पूछ रहा है कि PRN जो एब्रीविएशन है वो यूज किसके लिए होता है, ऑप्शन ए बिफोर मील के लिए, ऑप्शन बी राइट ईयर के लिए, ऑप्शन सी व्हेन रिक्वायर के लिए, ऑप्शन डी ईच के लिए, ठीक है। तो ये जो एब्रीविएशन है वो यूज होता है व्हेन रिक्वायर के लिए, PRN व्हेन रिक्वायर के लिए। चलो इसके सारे में आपको जितने मुझे पता है उतने मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इसको जो एब्रीविएशन है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो खाली स्लाइड पे चलते हैं। देखो सबसे पहले आपने देखा होगा OD, ठीक है, OD का मतलब होता है डेली वंस, ठीक है। एक होता है AC, AC का मतलब होता है बिफोर मील,
ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एंटी सीबम बोलते हैं इसको, एंटी सीबम, इसलिए इसको ए और ये सी, ठीक है। एक होता है पीसी, पीसी पीसी क्या होता है, आफ्टर मील, ठीक है। और इसको बोलते हैं पोस्ट सीबीएम, ठीक है। एक होता है तुम्हारा ओडी हो गया, एसी हो गया और पीसी हो गया। एक होता है एचएस, एचएस क्या होता है, एट दी बेड टाइम, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इसको बोलते हैं होरा सोमनी, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है, होरा सोमनी, एचएस, ठीक है। और एक होता है पीआरएन, उसमें बता दिया मैंने। पीआरएन के अलावा होता है सीएम, ठीक है। सीएम होता है टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, टुमारो मॉर्निंग। इसी को क्या बोलते हैं, क्रासमोन, ठीक है, टुमारो मॉर्निंग। एक होता है एसओएस, एसओएस, एसओएस क्या होता है, इफ़ नेसेसरी इन इमरजेंसी, इफ़ नेसेसरी, इफ़ नेसेसरी इन इमरजेंसी, ठीक है, एसओएस। एक होता है स्टेट, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्टेट, स्टेट का मतलब होता है एट वंस, ठीक है। और हॉस्पिटल सेटअप में अगर इसको देखा जाए, स्टेट का मतलब तुरंत दे दो, अभी के लिए, ठीक है, स्टेट। ये जनरली यूज होते हैं, है ना। एक होता है बीडी, ठीक है, बीडी होता है 2 टाइम, टीडीएस 3 टाइम, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, ओडी हो गया, पीसी हो गया, एचएस हो गया, सीएम हो गया। जनरली ये जो होते हैं ओडी, बीडी, टीडीएस, एचएस, सीएम और एसओएस, है ना, और स्टेट। जनरली क्लिनिकल सेटअप में ये यूज होते हैं, ये बहुत रेयर यूज होते हैं बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें और भी हैं कुछ, है ना, उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, जितना मुझे पता है। एक होता है एडी, एडी का मतलब होता है राइट ईयर, सॉरी ईयर, ईयर, ईएआर, है ना। और एक होता है एएस, एएस होता है लेफ्ट ईयर, ठीक है। एक होता है ए और स्मॉल ए, इसको बोलते हैं ईच, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं, बाकी और भी हैं इसमें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो अपने डिस्कस कर लिया, पीआरएन एब्रीविएशन यूज फॉर व्हेन रिक्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच कलर कोडिंग वाइल यूज फॉर ब्लड ग्लूकोज सैंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन सिलेक्शन के बाद जब किसी एम्स में काम करोगे तब जरूर काम आएगा, ठीक है। विच कलर कोडिंग वाइल यूज फॉर एंड ब्लड ग्लूकोज सैंपल, ऑप्शन ए ग्रे, ऑप्शन बी लाइट ब्लू, ऑप्शन सी लेवेंडर, ऑप्शन डी गोल्डन येलो, ठीक है। तो अगर आरबीएस के लिए पूछ रहा है या ब्लड ग्लूकोज के लिए पूछ रहा है तो इसके लिए राइट आंसर होगा ग्रे, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं कौन कौन से किस्म होते हैं। लेवेंडर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ईडीटी वाइल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल, ठीक है। और इसको यूज करते हैं जैसे सैंपल भेजना है किसी का, सीबीसी, ठीक है, एचबी, पीसीबी, है ना।
तो इन सब में इसका यूज किया जाता है लेवेंडर बेक्यूटेनर का। ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा ग्रीन। ग्रीन कलर का आजकल सेटअप में कम है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है। ये यूज होता है सीरम के लिए। ये पहले यूज होता था, आजकल येलो और रेड का कॉम्बिनेशन एक ट्यूब आता है, उसको यूज करते हैं सीरम के लिए। ठीक है। तो ये सैंपल जाता है कहाँ पर? बायोकेमिस्ट्री के लिए। बायोकेमिस्ट्री लैब में जाते हैं। ठीक है। इसमें सीरम की सारी जांच होती हैं ग्रीन में। आजकल इसको येलो और रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बना के कर दिया है। ठीक है। पहले ये ग्रीन अलग से आता था। और होता है इसमें, और होता है इसमें, देखते हैं, एक होता है लाइट ब्लू। लाइट ब्लू, तो जो लाइट ब्लू है ये किस में आता है? पीटी आईएनआर भेजने के लिए, पीटी या फिर कोगुलेशन स्टडी के लिए जो सैंपल जिसमें भेजा जाता है बेक्यूटेनर में, वो होता है लाइट ब्लू। ठीक है। इसी को स्पेशल ब्लू भी बोलते हैं, स्पेशल ब्लू। ठीक है। तो और जो पेन मैं यूज कर रहा हूँ ऐसे से ही लगभग इसी कलर का होता है वो। ठीक है। स्पेशल ब्लू, इसका जो कैप है वो लगभग ऐसे ही कलर का होता है। ठीक है। फिर होता है पिंक कलर का, है ना, पिंक जैसा पेन का कलर है। ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? ये होता है ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग के लिए। ठीक है। तो ये भी आजकल लेवेंडर में ही कर दिया है। ठीक है। कैसे कलर में कर दिया है? लेवेंडर में। और उसका कलर मैं आपको बताता हूँ वो लगभग कैसा होता है। उसका कलर होता है ऐसा, जो लेवेंडर कैप होती है इसकी बेक्यूटेनर की। ठीक है। इसमें ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग और सीबीसी वगैरह ये सब इसी में जाते हैं, इसी को ईडीटी ट्यूब बोलते हैं। ठीक है। पिंक कलर हो गया। और गोल्डन येलो जिसमें HIV है ना, और कैल्शियम हो गया, और अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। ये आजकल येलो प्लस रेड का कॉम्बिनेशन, जिसमें येलो बॉर्डर और रेड कलर का वो होता है, ग्रिप होती है, और ऊपर से जो कवरिंग है वो येलो कलर की होती है, रेड कलर की इसमें ये एक अंदर लाइनिंग होती है, और ऐसा एक प्लेन ट्यूब बोलते हैं इसको। इसमें सारी सीरम की जांच इसमें जाती है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ कलर होते हैं, वो आप और क्लिनिकल प्रैक्टिस में आओगे तब और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, इस तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। आने वाले टाइम में थोड़े ही दिन बाद हम थ्योरी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। आज के लिए इतना ही। शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जाके आपके भले के साथ साथ मेरा भी भला हो जाए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। थैंक यू।